बाबर। अगर आपने भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एक ऐसा नाम जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप ये वीडियो देख रहे हैं एस्पायर जीएस पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर बाबर कौन था, कहां से आया था और इसने मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर कैसे रख दिया। दरअसल बाबर का असली नाम जहरीद्दीन मोहम्मद था, जिन्हें लोग बाबर के नाम से जानते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 आज के उज्बेकिस्तान अंदीजान नामक स्थान पर हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। तैमूर वंश की स्थापना तैमूर लंब ने की थी, जिसका साम्राज्य पश्चिमी और मध्य एशिया में हुआ करता था। और बाबर के पिता इसी वंश से संबंधित थे, जो कि फरगाना के शासक हुआ करते थे। और वहीं इनकी माता कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल वंश से संबंध रखती थी। वही मंगोल वंश जिसने मध्य एशिया में अपने पूरे साम्राज्य को फैलाया हुआ था। बाबर के पिता की मृत्यु अचानक से हो गई थी। बाबर ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पिता का कार्य संभाला। अपने पिता का कार्य संभालते ही बाबर फरगाना राज्य का मालिक बन गया। बाबर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। बाबर अपने लक्ष्य को हमेशा ही अपने ध्यान में रखता था। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर गया और अपना संपूर्ण जीवन युद्ध ही लड़ता रहा। बाबर को व्यायाम करना बहुत ही पसंद था। बाबर जब भी व्यायाम करता था तब वो 2 व्यक्तियों को अपने कंधे पर उठाकर उठक बैठक की व्यायाम करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर अपने रास्ते में आने वाले हर एक नदियों को तैर कर ही पार कर लिया करता था। दोस्तों, बाबर अपने पैतृक स्थान फरगाना का शासक तो बन गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक शासक नहीं रह पाया, क्योंकि बाबर के चाचाओं ने बाबर को विद्रोह कर फरगाना राज्य से बाहर भेज दिया। और फरगाना राज्य से निकलते ही बाबर के हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन इस कठिन समय में भी बाबर के कुछ वफादार व्यक्तियों ने बाबर का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उसके बाद बाबर ने उन्हीं वफादार व्यक्तियों की मदद से एक सेना का गठन किया और 1496 में समरकंद को जीत लिया। लेकिन यहाँ पर भी उसके एक सैनिक ने बाबर से विद्रोह कर लिया। और बाबर को जब यह बात पता चली कि फरगना किसी सैनिक के द्वारा कब्जे में ले ली गई है, तब बाबर उसे छुड़ाने के लिए पहुंचा। और तभी समरकंद में भी उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और दोनों तरफ से, एक तरफ से फरगना और दूसरी तरफ से समरकंद, दोनों ही बाबर के हाथ से बिल्कुल छूट गए। और दोस्तों, फिर से बाबर अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ एक निष्कासित जीवन व्यतीत करने लगा। और उसके बाद बाबर ने फिर से अपनी सेना पर काम किया और 1504 में हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर उसने काबुल पर आक्रमण किया। लेकिन इसके बाद जब वो मध्य एशिया में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तभी उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उस समय भारत में राजनीतिक स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी और वहीं बाबर को भारत में अपना साम्राज्य फैलाना उचित लग रहा था। और उस समय भारत का शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, जो कि एक कुशल शासक बिल्कुल भी नहीं था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान, इब्राहिम खान के चाचा आलम खान लोदी खुद ही इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे और ये दोनों बाबर को जानते भी थे। दोस्तों, आदम खान और दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और वहीं बाबर को इब्राहिम लोदी की सारी गुप्त जानकारियां बाबर को भेज दी। आदम खान ने बाबर को इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बारे में और वहीं युद्ध के विभिन्न रास्ताओं के बारे में बाबर को बताया और इसके अलावा काफ़ी अन्य जानकारियां भी बाबर को उपलब्ध करा दी। और इसके अलावा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी से पुरानी रंजिश के कारण बाबर का भरपूर साथ दिया। इसके फलस्वरूप बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अपने को हारते देख इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला और वहीं यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर के पास भारत में यह अपने साम्राज्य को फैलाने का एक बहुत ही अच्छा मौका था। दरअसल दौलत खान, जिन्होंने बाबर का साथ दिया इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने में, दौलत खान को यह लग रहा था कि बाबर
इस युद्ध को जीतने के बाद वापस चला जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा ही हुआ। बाबर ने भारत में ही अपने साम्राज्य को स्थापित करने की ठान ली। बाबर की इस जीत ने पूरे भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और इस युद्ध को जीतते ही बाबर ने भारत में मुगल शासक की नींव रखी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने भी बाबर का भरपूर साथ दिया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने में, क्योंकि राणा सांगा का भी ऐसा ही मानना था कि जैसे ही बाबर यहाँ पे युद्ध जीत लेता है वैसे ही वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। लेकिन बाबर ने तो यहीं पे रहने की ठान ली थी। यह बात राणा सांगा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने बाबर के साथ 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। और उसके बाद 1528 में बाबर ने राजपूत शासकों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए 1528 में एक और युद्ध लड़ा, जिसे हम चंदेरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में राजपूत शासकों का नेतृत्व मेदिनी राय कर रहा था और इधर मुगल की तरफ से मुगल का नेतृत्व बाबर कर रहा था, जिसमें फिर से बाबर की विजय हो गई। और उसके बाद 1529 में बंगाल और अफगान शासकों के विरुद्ध भी बाबर ने एक युद्ध लड़ा, जिसको हम घाघरा का युद्ध से भी जानते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा था और इसके अगले साल ही 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को आगरा में दफना दिया गया। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए, तो बाद में शेर शाह सूरी ने बाबर का मकबरा आगरा से बदलते हुए काबुल में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, बाबर के उत्तराधिकारी का नाम हुमायूं था, जो कि आगे चलकर मुगल वंश का अगला शासक बना। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में।